Assalamu alaikum everyone. I'm Bhavish Meman from Dexter Consultants. I'm fellow member of ACCA और आज मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बदलते हुए लॉज और बदलती हुई चीज़ों के बारे में कि कैसे डिफरेंट लॉज इस दौरान पिछले 2-3 सालों में आए हैं और किस तरह से उन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट किया है। बेसिकली आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक नॉलेज वैक्यूम में है कि हम क्या करें, किस तरफ जाए, क्या करें, क्या हमारा है, क्योंकि जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशंस हैं उनका स्टेटस क्या है और जो अब न्यू रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसका स्टेटस क्या है, उसका क्या बेनिफिट है, क्या ये एक्स्ट्रा बर्डन है, किस तरह से है। काफ़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इस वजह से कंफ्यूज्ड है। जैसे कि पिछले 2 साल में एक लॉ आया, पंजाब चैरिटी कमीशन एक्ट। उसमें पता चला कि जी ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन है सोसाइटीज़ में, सोशल वेलफेयर में, सेक्शन 42 में, ट्रस्ट एक्ट में जितनी भी रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा आपको एक और रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो है पंजाब चैरिटी कमीशन एक्ट। बिल्कुल सिमिलर एक पैटर्न हमने सिंध में देखा, केपी में देखा, फिर बलूचिस्तान में हमने बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न देखा कि बाकी पिछले लॉज जो है वो वॉइड हो गए और आपकी एक सिंगल रजिस्ट्रेशन चैरिटी कमीशन में आ जाती है। और बिल्कुल उसी तरह का एक मॉडल यहाँ पे इस्लामाबाद में अप्लाई किया गया। तो मतलब 3 प्रोविंसेस डिफरेंट प्रैक्टिस पे हैं और अभी बलूचिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है वो एक डिफरेंट पैटर्न पे काम करेगी। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आज की प्रेजेंटेशन है जो कि सिर्फ इस्लामाबाद बेस्ड है। अपकमिंग सेशंस में हम डिफरेंट एरियाज को टच करेंगे, लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट से है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद में अपने आप को कैसे रजिस्टर करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम पंजाब के बारे में भी बात करेंगे, केपी में भी बात करेंगे, सिंध की भी बात करेंगे और बलूचिस्तान की भी बात करेंगे कि क्या स्टेटस है। लेकिन एक छोटा सा आपको ब्रीफ बता दूं कि किस तरह से हमारी डिफरेंट प्रोविंसेस और आपके इस्लामाबाद और बलूचिस्तान अभी एक्ट कर रहे हैं। मूविंग अहेड विद आवर प्रेजेंटेशन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द आईसीटी चैरिटीज रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। बेसिकली ये एक लॉ दिसंबर 2021 में आया है, गजट में पब्लिश हुआ है और इसकी एप्लीकेशन फौरन से शुरू हो गई है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे है, उसकी अवेयरनेस के लिए एक वैक्यूम सा बना हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं आया कि आपका सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो रिपील हो गया है। काफ़ी एंटिटीज़ ये सोच रही हैं कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो है वो रिपील नहीं हुआ है, वो वहीं का वहीं है, तो हम इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो हमारी रजिस्ट्रेशन इसमें है वो हमारी वैलिड है और हमें रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। जो रजिस्टर होने की ज़रूरत है वो सोशल वेलफेयर को है और आपके ट्रस्ट एक्ट को है। तो क्योंकि उनके न्यू लॉज आए हैं और उनको प्रस्पेक्टिव लॉज में रजिस्टर होना है, तो इस तरह की जो बातें हैं वो बिल्कुल ही मतलब एग्जिस्टेंस नहीं रखती और इस चीज़ पे एनजीओज़ की नॉलेज में लाना ज़रूरी है कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की भी रजिस्ट्रेशन वॉइड हो चुकी है। इवन एनपीओज़ जो न्यूली जो पहले ट्रस्ट एक्ट 1882 में थी, वो भी उनको भी कहा जा रहा है कि ट्रस्ट एक्ट 2020 में रजिस्टर ना हो, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉ अब नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉ के लिए उन्होंने सारे लॉज को मर्ज करके और पिछले सारे लॉज को सीज करके नया लॉ बनाया है, दैट इज आईसीटी चैरिटीज रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2021। अब इसकी क्या एप्लीकेशन है, कैसे है, पिछले लॉज कैसे ख़त्म हो रहे हैं, ये हमारी इस प्रेजेंटेशन को डिस्कस करें। जैसे कि हमने डिस्कस किया रजिस्ट्रेशन लॉज इन इस्लामाबाद। फॉर्मर रजिस्ट्रेशन लॉज क्या थे? द ट्रस्ट एक्ट 1882, Societies Act 1860, Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance 1961 और Section 42 of the Companies Act 2017। अब जो न्यू लॉ आया वो है आईसीटी चैरिटीज रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2021, जो सब एनपीओ लॉज को सीज टू बी परफॉर्म्ड कवर देता है। सेक्शन 5 क्लॉज 3 कहता है कि ऑल एनपीओ लॉज इन इस्लामाबाद सीज टू बी परफॉर्म, वेयर एज organization registered
under Section 42 of the Companies Act 2017 shall continue to be registered. यानी कि वो उसी तरह से सेक्शन 42 कंपनीज उसी तरह से रजिस्टर और रेगुलेट होगी जिस तरह से वो ऑलरेडी होती आई है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ये वाला लॉ है वो उन एंटिटीज पर एप्लीकेबल है जो कि पहले ट्रस्ट एक्ट 1882 में, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में या वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज ऑर्डिनेंस 1961 में रजिस्टर्ड है। मूविंग अहेड, अभी आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या स्टेटस है वो जानना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट्स तो हम करेंगे लेकिन क्या वहाँ पर क्या चल रहा है अभी, क्योंकि एनजीओज वहाँ जब जा रही हैं तो वहाँ वो कह रहे हैं कि यार रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, सेक्शन 42 में जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, एप्लीकेशंस जा रही हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपने वही डॉक्यूमेंट्स हार्ड में भी उनको देने हैं ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन को वो उसमें करें। लेकिन थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्लो है वहाँ पर, क्योंकि एक नया लॉ है, एक नई अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उनको भी चीज़ों को उसमें अमेलगमेट करने में टाइम लगेगा, तो वो थोड़ा सा स्लो रहेगा। सेक्शन 42 थोड़ा एज कम्पेयर टू इट थोड़ा फास्ट रहेगा, लेकिन इट इज़ एडवाइज्ड कि आप इसी एनजीओ में, इसी लॉ में आप रजिस्टर करें अपने आप। कीपिंग इन विच सेक्शन 5 क्लॉज 2 कहता है कि अगर इस लॉ में आप रजिस्टर होते हैं तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी, वो आपकी पिछली रजिस्ट्रेशन को कहीं पे भी मर्ज नहीं करेगी। तो इसका मतलब आपकी जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन है, प्रीवियस वर्क है, प्रीवियस ऑडिट्स हैं, वो सारे वॉइड नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी हिस्ट्री रहनी है। क्योंकि सेक्शन 5(3) का क्लॉज 3 कहता है कि ऑल एनपीओ लॉज सीज टू बी मर्ज, इसका मतलब प्रीवियस लॉज जो है वो सीज हो चुके हैं। तो कीपिंग इन विद दैट आपका जो है ये वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने न्यू लॉ में रजिस्टर होना था, तो आपकी कॉन्टिन्यूटी बिकॉज ऑफ दैट सेक्शन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो कीपिंग इन विद दैट आपसे रिकमेंडेड है कि आप यही प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप सेक्शन 42 में जाएंगे तो वो एक सेपरेट कंपनी होगी, वो एक सेपरेट एंटिटी होगी, और उसी में को रखते हुए कि आपका सेपरेट एनटीएन जनरेट हो जाएगा। एनटीएन जनरेट हुआ तो आपकी सारी टैक्स एग्जेम्पशंस, आपकी पीसीपी सर्टिफिकेशन जो प्रीवियसली आपने शायद ली हुई होंगी वो वॉइड हो जाएंगी वहाँ पे। तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग लॉज वाली कंपनीज बंद करके सेक्शन 42 को फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आप यहाँ से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने एफबीआर रिकॉर्ड्स को अपडेट करें, और उसमें आपकी जो रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं और एग्जम्पशंस हैं वो वॉइड नहीं होंगी। कीपिंग विद दैट कि प्रीवियस लॉज जो है वो ख़त्म हो गए हैं और अब नए लॉ में आप फ्रेश रजिस्टर करके आप अपने आप को इसमें इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। आपका न्यू एनटीएन कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा। मूविंग अहेड, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है? रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस यूआरएल पे charities.icta.gov.pk। सेकेंडली, आपने उसके साथ फॉर्म बी फिल करना है जो कि आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे भी गिवन है। अगर आपको फिर भी ज़रूरत हुई तो आप हमसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना है जो कि साइन होगा एटलीस्ट 3 ऑफिस बेयरर्स के साथ। वर्ड ऑफिस बेयरर ज़्यादा है तो लॉ अभी कहता है कि एटलीस्ट 7 ऑफिस बेयरर्स होना आपके लिए मस्ट है, और उसके साथ साथ आपकी क्या नाम है 20 जनरल बॉडी मेंबर्स होना आपके लिए मस्ट है। ठीक है, उसके अलावा आपके ऑफिस बेयरर्स इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी और कि आपने अपने सारे ऑफिस बेयरर्स और जनरल बॉडी के जो है CNICs देने हैं उनके, और अपने सारे ऑफिस बेयरर्स के मोबाइल नंबर्स, परमानेंट एड्रेसेस और जो CNIC के अकॉर्डिंगली है वो देने हैं। उसके अलावा जो है आपने एक मीटिंग कंडक्ट करनी है जिसमें मिनट्स आपने बनाने हैं, जिसमें आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन को दिखाना है कि आप charities.icta के साथ रजिस्टर होने जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से कंडीशन ये कि आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, तो उसमें आपकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस होना चाहिए वो कमर्शियल एरिया में होना चाहिए, और उसके लिए आपके लिए लीज एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी या गैस बिल की बहुत ज़रूरत होगी। सिमिलरली लेटर हेड पैड चाहिए जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस, वेबसाइट, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर एंड ईमेल एड्रेस गिवन हो। इन सब रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ आपको सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट की कंडीशंस फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है।
मूविंग अहेड, ये बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल का ग्लिम्स है। ये बेसिकली आपने यहाँ पे लॉगिन करना होगा, फिर साइन अप करना होगा, फिर अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसमें आपका जो अकाउंट बनाने के लिए ऑथराइज पर्सन चाहिए होता है कि बोर्ड किसी को ऑथराइज करे, वो ये इसको रजिस्टर कर रहा होगा और फिर आगे एक प्रोसेस चल रहा होगा। मोस्टली ये प्रोसेस उसी तरह का है जो अगर जो लोग पंजाब चैरिटी कमीशन में रजिस्टर हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये एक पोर्टल बनाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हार्ड में या सॉफ्ट में डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब सेक्शन 5 की कंडीशंस क्या है? सेक्शन 5 की कंडीशंस ये हैं कि जितनी भी चैरिटीज रजिस्टर होंगी वो स्पेसिफाइड थीमेटिक एरियाज में काम कर रही होंगी तो वो रजिस्टर होंगी, जिसमें एक बहुत लंबी लिस्ट दी गई है जिसको मैंने यहाँ लिस्ट डाउन भी किया हुआ है, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर है, यूथ वेलफेयर है, वुमेन वेलफेयर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स है, फैमिली प्लानिंग है, आपकी डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, मतलब मल्टीपल चीज़ें, कल्चरल हेरिटेज एंड प्रमोटिंग कल्चर ऑफ पाकिस्तान भी है। तो मतलब डिफरेंट इवन रिसर्च, ह्यूमन राइट्स, इस तरह के हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। लॉ में भी यहाँ पे भी गिवन है, मैंने आपको कुछ बता दी है इसमें। उसके बाद जो बाकी कंडीशंस है सेक्शन 5 की, वो कुछ इस तरह है कि कोई भी चैरिटी, ठीक है, ऐसे नाम से रजिस्टर्ड नहीं होगी जो किसी को एथनिकली एक्सप्लॉइट करती हो और किसी क्लास ऑफ पीपल को ऑफेंड करती हो, ठीक है। और कंपनी जो भी एंटिटी होगी उसका नाम इस तरह का नहीं होगा जो किसी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या किसी आर्म फोर्सेस या जुडिशरी, सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के साथ लिंकेज रखता हो। वो नाम किसी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेक्टा की वेबसाइट पे लिंक उसके साथ कोई लिंकेज रखता हो, ठीक है। ना ही एंटिटी या चैरिटी जो है वो किसी के साथ इस तरह का लिंकेज रखती हो, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन होगी, प्रोस्क्राइब इंडिविजुअल हो गया। ना ही कोई जो पैट्रनेज है उसका कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट या किसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ उसका कोई लिंक हो, ठीक है। हाँ, इन ये चीज़ें पॉसिबल है अगर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को इन राइटिंग बताया जाए और वो अप्रूव करें इसको। काफ़ी एंटिटीज इस तरह की होती हैं, तो उसके लिए प्रॉपर उनको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को सैंक्शनिंग के लिए लिखा जाता है और उसके बाद ये सैंक्शन होता है, ठीक है। Considering this, a charity which through inadvertence or otherwise is registered by a name in contravention of the provision of subsection 5 or subsection 6, यानी कि अगर ये सब ये ऊपर हमने सेक्शंस डिस्कस किए वो यही थे, ठीक है ना। और ये विद अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगा, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा अगर कोई इस तरह का नाम आता है और वो रजिस्टर हो गया है तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। और ये विद इन 30 days ऑफ द डायरेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि आपको नोटिफाई किया गया और विद इन 30 days आपको ये नाम चेंज करना है, ठीक है। मूविंग अहेड, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिस्कस किए हैं उसी तरह से एनुअल रिन्यूअल रिक्वायरमेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे टिपिकली प्रीवियस लॉज में भी एग्जिस्ट करती थी। सेक्शन 6 है बेसिकली आपने एप्लीकेशन फॉर्म देना है विद द प्रेस्क्राइब फी जो भी उस वक्त होगी, उसके अलावा सबमिशन ऑफ एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स, ठीक है। और फिर आपको जो है रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका, लेकिन ये जो है रजिस्ट्रेशन के लिए रिन्यूअल के लिए आपने एटलीस्ट 30 days बिफोर द एक्सपायरी डेट आपने अप्लाई कर देना है और हर दफ़ा सेक्शन 5 की कंप्लायंस चेक की जाएगी। तो ये बेसिकली प्रोसेस है आईसीटी रजिस्ट्रेशन का अभी, कि इस लॉ में रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है, आईसीटी डिपार्टमेंट में भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या चल रहा है अभी, और ये अभी आप लोगों की रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है। बेसिकली दिस कवर्स दिस ऑल। आपकी कोई भी क्वेरी हो जो इस मुतालिक हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मेरी ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं विच इज़ m.meman@theratefdexterconsultant.com। यहाँ मेरे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इवन मेरा ऑफिस एड्रेस भी गिवन है, आप उस पर आ सकते हैं। तो आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस, and in any case you need my help in any of the processes,
Dexter consultant will facilitate. Thank you.